अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मियोद्दीन और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2 मॉडल पेपर 4 सेक्शन 2 फिजिकल साइंस क्लास 10th। फिर से बोलूं मैं काफी है। ठीक है, ओके। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 जब पढ़ रहे हैं तो मोटिवेशन इसके लिए भी जरूरी है। तो अल्लामा इकबाल का एक शेर सुन लेंगे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, नहीं तेरा नशीमन खस्र ए सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन खस्र ए सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो आपको अपने आप को यहाँ पे शाहीन की बात मिसाल दी जा रही। शाहीन से क्या मतलब है? आपको अपने आप को बहादुर और अपने आप को एक आजाद परिंदे की तरह सोचना है जो कुछ भी कर सकते। अगर एक बार आप अपने जुनून से, अपने आप से जब अपन पूछेंगे कि आप कहाँ तक उड़ सकते, कहाँ तक अपने मुकाम को लेके जा सकते, तो वो डिपेंड करता आपकी सोच पर। अल्लामा इकबाल तो बहुत सारी चीज़ें बोले, जिसमें से हम आम लोगों की तरह आसान जिंदगी के लिए पैदा नहीं हुए, ये बात आपको याद रखना है। आसान जिंदगी नहीं। यहाँ पे खसरे सुल्तानी जो मैं शेर में बोला, उसका मतलब है कंफर्ट जोन। खसरे सुल्तानी जो शेर में बोला मैं, वो क्या है? कंफर्ट जोन है। अगर आप कंफर्ट जोन के बारे में सोचेंगे कि मैं अब अच्छा हूं, मैं जरा आराम कर लेंगे, सो जाएंगे, सुकून से बैठ जाएंगे, एग्जाम्स के टाइम पढ़ लेंगे, नहीं। एग्जाम्स के टाइम आपको रिवीजन करना है। एग्जाम्स के टाइम आपको रिवाइज करना है। जो भी डाउट्स है उनको क्लैरिफाई कर लेना है। जब एग्जाम्स का टाइम सिर्फ रिवीजन के लिए रख लीजिए, आप अभी आप जितना हो सके पढ़ लीजिए। और जो भी स्ट्रगल करता है वही बुलंदी हासिल करता है। अगर आप ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं मतलब आप उतनी ही बुलंदी तक जाने वाले हैं। तो इसीलिए मेरा ये बोलना है आपको कि ज्यादा स्ट्रगल करिए। जो भी आपका जितना भी एफर्ट्स लगाना है उतने एफर्ट्स लगा दीजिए। रिजल्ट जो भी आए वो उसकी मर्जी, लेकिन आपके मेहनत में कोई कमी नहीं रहना। ठीक है, तो सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 11th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी से है। क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन देखो, मेंशन मेंशन द फोर मेंशन द फोर फिजिकल मेथड्स। कितने मेथड्स? 4 फिजिकल मेथड्स के बारे में बोलो जो हम यूज करते कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए, और उसको एक्सप्लेन भी करो कते, एंड एक्सप्लेन देम। सवाल को समझना है, बहुत जरूरी चीज है। सवाल को पहले समझेंगे तो आपको आंसर समझने में, याद रखने में आसानी होती। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मेंशन किया गया? 4 फिजिकल मेथड्स के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। ये फिजिकल मेथड्स किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के। क्योंकि ये 11th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी से है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर कितने 4 फिजिकल मेथड्स है कहते, उनके बारे में एक्सप्लेन करो बोल के यहाँ पे बोला गया। अब अपन क्या करेंगे, एक एक करके उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे लिख लिया अपन आंसर। और सबसे पहला आता है यहाँ पे हैंड पिकिंग। सबसे पहला कौन है? हैंड पिकिंग। ये जो हैंड पिकिंग मेथड है ना, इसमें अपन क्या करते, इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड व्हेन इम्प्यूरिटीज, जो भी इम्प्यूरिटीज है अगर डिफरेंट रहे, आर डिफरेंट साइज और कलर। अगर साइज और कलर में अगर इम्प्यूरिटीज, व्हेन यूज्ड व्हेन हैंड पिकिंग मतलब हाथों से चीजों को साफ करना। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में यूज होने वाला मेथड है हैंड पिकिंग, मतलब हाथों से निकाल के फेंक देना। कब ये मेथड यूज करते हैं बोलते, जब भी इम्प्यूरिटीज छोटे बड़े या कलर अलग रहता, इम्प्यूरिटीज का कलर जो रहता छोटा, कलर अलग हो सकता, और साइज छोटा मोटा बड़ा हो सकता, तब हम क्या करते हैं? हैंड पिकिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मतलब यही है कि यहाँ पे हम हैंड्स का इस्तेमाल करते,
मैं ऐसे लिख देता हूं, इम्प्यूरिटीज इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड। इम्प्यूरिटीज को अपन निकाल देते, किससे? बाई हाथों से, हैंड से, इसलिए बोलते हैं हैंड पिकिंग। हाथों से निकाल के इम्प्यूरिटीज को फेंक देना इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। ओके, अब सेकंड मेथड क्या है, क्योंकि 4 मेथड्स बोला ना, सेकंड मेथड क्या है वो देखेंगे। सेकंड मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलो या खाली वॉशिंग बोलो, एक ही बात है, ठीक है। हाइड्रोलिक वॉशिंग बोल सकते हैं आप, या खाली से वॉशिंग भी पढ़ सकते हैं अपन। क्या है ये बोले तो, क्रश्ड ओर, मतलब पिसा हुआ जो ओर रहता, इज वॉश्ड विथ वाटर, पानी से धोया जाता। किसको? पिसा हुआ जो ओर रहता उसको, ठीक है, पानी से धोते, इसलिए वॉशिंग है यहाँ पे। उसके बाद जो भी लाइटर इंप्यूरिटीज, जो हल्के इंप्यूरिटीज है, इंप्यूरिटीज आर वॉश्ड अवे। तो जो छोटे मोटे जो इंप्यूरिटीज है वो पानी के जरिए धोने से वो क्या होते हैं, चले जाते, ठीक है। जो हल्के फुल्के, लाइटर बोल के इसलिए लिखा मैं, लाइटर इंप्यूरिटीज, लाइटर हल्के वेट में जो रहते हैं इंप्यूरिटीज आर वॉश्ड अवे। और जो हैवी वाले रहते, हैवियर, जो हैवियर ओर रहता, उसके जो पार्टिकल्स रहते रिमेन, वैसे ही रह जाते, वो रिमेन बिहाइंड, ठीक है। ये था हाइड्रोलिक वॉशिंग। जो भी चूरा किया गया, मतलब पीसा गया और जो रहता, उसको अपन वॉश करते पानी के साथ, धोते पानी का इस्तेमाल करके। उसके बाद जो लाइट इम्प्यूरिटीज रहते, छोटे छोटे इम्प्यूरिटीज रहते, वो पानी के साथ बह के चले जाते। और जो वजन रहते, वजन जो और रहता, वो पार्टिकल्स वैसे ही रह जाते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट है फ्रॉथ फ्लोटेशन। कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता आपको, फ्रॉथ फ्लोटेशन बोल के, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आंसर भी पूछ सकता है इसका, पूछा गया भी। फ्रॉथ का मतलब कफ है, ठीक है। फ्रॉथ फ्लोटेशन किस चीज के लिए यूज करते हैं इसको बोलते हो? यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर्स को अलग करने के लिए यूज करते हैं सल्फाइड ओर, ठीक है। क्या करते हैं इसमें बोलते हो? ओर इज मिक्स्ड विथ वाटर, ओर को अपन क्या करते हैं, पानी के साथ मिक्स कर देते हैं। एंड एयर इज ब्लोन, और हवा को पानी के अंदर कंप्रेस करके भेजते हैं, राइट, ब्लो करते। तो क्या होता है इससे, जो ओर है, ओर के जो लाइटर पार्टिकल्स है, जो लाइट वेट पार्टिकल्स है, वो तैरते हुए ऊपर आ जाते हैं, फ्लोट विथ फ्रॉथ। ये फ्रॉथ का मतलब है कफ, ठीक है। कफ के साथ जो भी लाइट वेट पार्टिकल्स है, नथिंग बट सल्फाइड ओर है, क्योंकि वो उसका वेट कम रहता, इसलिए वो कफ के साथ तैरते हुए ऊपर आ जाता। और जो इम्प्यूरिटीज रहते वो नीचे की तरफ सेटल एट द बॉटम, नीचे की तरफ बॉटम में जम जाते। अभी जो बात लिखा मैं इसको एक्सप्लेन करूं बोले तो, आप, मैं इस डायग्राम को देखो आप, एक टैंक, ऐसी टैंक ले लेंगे अपन, ठीक है। क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को अलग करना है बोले तो सबसे पहले टैंक में भर देते पानी। ये आ गया पानी, ठीक है, इसमें पूरा पानी है, पूरा पानी है। उसके बाद ऐसा एक पाइप लगा देते, ये है पाइप, और ये पाइप के अंदर और एक पाइप ऐसा रहता आड़े में, ठीक है। उसके ऊपर रहते होल्स, ऐसे ऐसे होल्स, कई सारे होल्स रहते। यहां से एयर को भेजते अंदर, और ये जो पानी है, इस पानी के अंदर ऑलरेडी हम क्या मिला दिए, और मिला दिए, और मिला दिए इसके अंदर। और इसके अंदर अपन पाइन ऑयल बोलते, पाइन ऑयल एक टाइप का ऑयल रहता, जिससे पानी के अंदर क्या बनता, झाग बनता, मतलब कफ आता। जैसे साबुन मिलाने के बाद जो व्हाइट व्हाइट कलर का जो आता ना कफ, उसको बोलते फ्रॉथ। फ्रॉथ का मतलब कफ आता, राइट। तो अब जैसा हवा अंदर गई, तो हवा अंदर जाने के बाद क्या होता, जो भी पाइन ऑयल है, पाइन ऑयल से रिएक्ट करने के बाद, साबुन के पानी समझो, साबुन साबुन के पानी से रिएक्ट करने के बाद, जो भी पार्टिकल्स, जो भी सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स है, वो तैरते हुए कफ के साथ ऊपर आ जाते हैं, ऐसा,
या ऊपर आए थे, तो उनको यहाँ से निकाल लेते, और जो भी इम्प्यूरिटीज रहते वो यहाँ पे इसी टैंक के नीचे जमा हो जाते, इम्प्यूरिटीज टैंक के नीचे जमा हुए थे। इसी को बोलते फ्रॉथ फ्लोटेशन। ठीक है, बहुत छोटे में और शॉर्ट में और इजी वे में समझा दिया मैं आपको। और ये जो हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं ये क्या है बोल तो, वो है सल्फाइड ओर। ये मेथड ही यूज करते हैं अपन कई के वास्ते बोले तो, सल्फाइड ओर को अलग करने के वास्ते। तो एक बार फ्रॉथ फ्लोटेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरा देख लेंगे एक बार फिर से, एक बार अच्छी तरीके से समझ लेंगे। फ्रॉथ का मतलब है कफ, फ्लोटेशन मतलब तैरना। ये किस लिए यूज होता, सल्फाइड ओर को अलग करने के लिए यूज होता। ओर इज मिक्सड विथ वाटर, जो भी हमारे पास ओर रहता उसको हम क्या करते पहले, उसको पानी में मिक्स कर देते, मतलब ये जो बड़ी टैंक दिख रही है आपको, इस टैंक के अंदर मिक्स कर देते। और एयर इज ब्लोन, इस ये कंप्रेस पाइप के जरिए अंदर हवा भेज देते हैं। जैसे हवा भेजते तो हवा क्या करती, ऊपर आने की कोशिश करती। ओर पार्टिकल्स फ्लोट विथ फ्रॉथ, और जो भी पार्टिकल्स लाइट वेट पार्टिकल्स है, नथिंग बट सल्फाइड ओर है, वो तैरते हुए ऐसा कफ के साथ में, फ्रॉथ के साथ में ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ से उसको अलग कर लेते हैं। और सिंपल है ना। और जो इम्प्यूरिटीज रहते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं, यहाँ पे इम्प्यूरिटीज या नीचे आए थे। ठीक है, ओके। तो ये था थर्ड पॉइंट, थर्ड मेथड था ये फ्रॉथ फ्लोटेशन। उसके बाद फोर्थ मेथड भी हमारे पास है। अब फोर्थ मेथड क्या है देख लेंगे, वो भी क्या है नाम, मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसा नाम है, यहाँ पे अपन मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब, इसका भी एक डायग्राम है, वो भी देख लीजिए। जो ये मैग्नेटिक सेपरेशन का जो मेथड है, उसमें क्या होता बोले तो, एक मैग्नेटिक बेल्ट रहता है ऐसा, ये घूमते रहता, इसके ऊपर मैग्नेटिक बेल्ट रहता। ठीक है, ऐसा बेल्ट, ये बेल्ट है। और जो भी इम्प्यूरिटीज है, यहाँ पे से इस इसके जरिए इम्प्यूरिटीज इस बेल्ट के ऊपर डाले जाते हैं। इम्प्यूरिटीज, ये क्या है, मैग्नेटिक व्हील्स है, ये मैग्नेटिक व्हील्स ड्रॉ करा मैं। तो यहाँ पे जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना, वो यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। नॉन मैग्नेटिक, जो मैग्नेट नहीं रहते वो क्या होते हैं, यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। और जो मैग्नेटिक रहते हैं सब्सटेंसेस, जो चिपक गए इसको, वो आगे चले जाते हैं, मतलब नीचे आते हैं, इस बेल्ट के साथ अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक सेपरेशन यूज किया जाता, उसको अपन पॉइंट के जरिए लिख लेंगे। यूज्ड व्हेन वन सब्सटेंस इज मैग्नेटिक, अगर ओर के अंदर कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है तो वो अलग करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक ओर इज अट्रैक्टेड, जो मैग्नेटिक ओर रहता वो क्या होता, अट्रैक्ट होता बाई मैग्नेट, मैग्नेट के तरफ। सेकंड पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट है, जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है या इम्प्यूरिटीज है, नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज फॉल अवे। ठीक है, फॉल अवे, फॉल अवे, वो जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज है वो नीचे गिर जाते हैं, जैसा मैं बताया ना, नीचे गिर जाते हैं, बल्कि यहाँ पे ऐसा होता। ठीक है, तो ये था, ये 4 मेथड्स है, इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है आपको और लिख के याद करना है। बहुत शॉर्ट और सिंपल इजी सेंटेंसेस में लिख के दिखाया मैं आपको, प्रैक्टिस करिए, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये ऑलरेडी हम मॉडल पेपर 3 में भी कंप्लीट कर चुके हैं इसको, लेकिन फिर से कवर करेंगे इसको अपन। क्या लिखे हुआ है, राइट एनी फोर write any 4 applications of Faraday's electromagnetic induction and explain any two. Faraday's law, उसकी एप्लीकेशंस। अब सवाल यह आता कि Faraday's law क्या है। ठीक है, Faraday's law एक सिंपल एग्जांपल के जरिए बताता हूं मैं Faraday's law क्या है। अगर आप एक कॉइल लेंगे और कॉइल के एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, ये प्लस है ये माइनस है,
और ये कॉइल है, अभी इसके अंदर कुछ कुछ भी नहीं है, करंट नहीं है इसके अंदर। जब आप एक बार मैग्नेट इसके अंदर लेके जाएंगे और बाहर निकालेंगे, अंदर बाहर करेंगे, तो क्या होता है, इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। और वो क्यों हुआ, करंट इंड्यूस क्यों हुआ बोलते हो, उसका वजह क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से हुआ। क्योंकि जो भी फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स के कंटिन्यूअसली चेंज होने से इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हुआ, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना। तो ये बार मैग्नेट को हम जैसा मूव करेंगे इस कॉइल के अंदर और बाहर लेके जाएंगे, तो इस कॉइल के अंदर क्या होता, करंट प्रोड्यूस्ड होता। ठीक है। तो ये था फैराडेस लॉ। अब इसके एप्लीकेशंस है, मतलब कहाँ पे यूज होता है ये, इसके एप्लीकेशंस आपको लिखना है। तो कहाँ पे यूज होता है ये बोले तो, वैसे तो अपन ऑलरेडी वीडियो मोल्ड पेपर में कंप्लीट कर चुके हैं ये आंसर। सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, सिक्योरिटी चेकिंग, टेप रिकॉर्डर, अभी तो शायद नहीं यूज हो रहा है ये, टेप रिकॉर्डर में तो नहीं यूज हो रहा, टेप रिकॉर्डर, एटीएम मशीन्स में, एटीएम मशीन नहीं, एटीएम कार्ड के स्वाइप करने में यूज हो रहा, जो इंडक्शन स्टोव रहते, ठीक है, इंडक्शन स्टोव, उसमें ये प्रिंसिपल यूज होता, और एसी जनरेटर्स में, एसी जनरेटर्स में, डीसी जनरेटर्स में, एसी और डीसी जनरेटर्स, एसी और डीसी जनरेटर्स में इसके यूजेस है, ये सारे एप्लीकेशंस हैं। तो मैं यहाँ पे आपको फैराडेस लॉ समझा दिया कि कॉइल के अंदर बार मैग्नेट को अंदर और बाहर करने से, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स के जो चेंजेस हुए उसके वजह से क्या होता, करंट इंड्यूस होता है इस कॉइल के अंदर। अगर यहाँ पे हम एक गैल्वेनोमीटर भी लगा दिए तो उसमें डिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं अपने को। ठीक है। ओके। इसमें करंट जो इंड्यूस हुआ किसके वजह से हुआ बोल तो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से हुआ। ठीक है, डन। ओके, तो कहाँ पे यूज होता है ये फैराडेस लॉ, कहाँ पे यूज होता है बोले तो, सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, टेप रिकॉर्डर के लिए, एटीएम कार्ड के लिए, इंडक्शन स्टोव्स में, और एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में यूज होता। ठीक है, बहुत सिंपल इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और ये सेक्शन 2 है ना। तो सेक्शन 2 में कैसा भी 100% एक टेबल आता, वो टेबल देख के उन्हें 4 क्वेश्चन पूछता, तो अपने को टेबल को कैसा करना है उसके बारे में ट्रिक होना है अपने को बस। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको ऑलरेडी बोला था कि ऑब्जर्व द टेबल बोल के टेबल आता बोल के। ये टेबल में क्या दिया देखो, एलिमेंट के नेम्स दिया, यहाँ पे दिया बीई, एमजी, पी और एनई। बीई बोले तो बेरिलियम, राइट, यहाँ पे लिख देंगे बेरिलियम, ये है बेरिलियम। एमजी बोल तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिख देंगे। पी मतलब फॉस्फरस, और एनई का मतलब क्या है, नियॉन। और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बाजू दिया देखो आप, बी का, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, नियोन का 1s2 2s2 2p6। अब इसके क्वेश्चंस देखो आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 6 में कैसा भी 100% टेबल आने वाला है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए देखो आप। क्वेश्चन नंबर 1, which of the given are s block एलिमेंट्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया आपने को ऊपर, और सवाल क्या पूछ रहा, इसमें से एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से है पूछ रहा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पहचानना बहुत आसान है इसमें से, कैसा, जो भी एंड में, जिसके भी एंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एंड में एस आ रहा, राइट, एस आ रहा, तो वो क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। जैसे कि यहाँ पे बेरिलियम में आ रहा और मैग्नीशियम में आ रहा, तो मेरे लिए बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या है, आंसर क्या है इसका, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। आप लोगों भी एग्जाम में अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स लिखो बोल तो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में अगर ऑर्बिटल्स में एस आ रहा, तो वो क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है।
ठीक है, डन, ओके। और एक क्वेश्चन क्या पूछा उसमें वो देखेंगे। सेकंड बिट का क्वेश्चन है, ये है विच हैज लीस्ट वैलेंसी, इसमें से लीस्ट वैलेंसी किसकी है पूछना। अब ये लीस्ट वैलेंसी बोले तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स, आउटर में इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं देखो। अब एग्जाम्पल यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में यहाँ पे 2s2 और 2p6, टोटल देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी डिपेंड्स ऑन आउटर आउटर इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो देख रहे हैं अपन। तो यहाँ पे s है, यहाँ पे p है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे देखो आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 3 3 है आउटर मोस्ट में, लेकिन 2 + 3 5। यहाँ पे आउटर मोस्ट 2 6, आउटर मोस्ट में 4 है। तो नियॉन जो है, नियॉन नियॉन आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कंप्लीट कर रहा है इन्हें ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल कंप्लीट कर रहा, ऑक्टेट रूल, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0। तो अपन क्या लिखना है यहाँ पे, वैलेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती, डिपेंड्स ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, जैसे कि यहाँ पे नियॉन है, नियॉन नियॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। चलो ठीक है, डन। उसके बाद क्योंकि नियॉन नोबल गैस है, ठीक है, नोबल गैसेस में से गैस है, तो उसकी हमेशा वैलेंसी क्या रहती है बोले तो 0। वैलेंसी क्या रहती है बोले तो नोबल गैसेस की 0, क्योंकि नोबल गैसेस हमेशा उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते कैसा भी। मतलब इतने सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा आप नियॉन नियॉन बोल के लिख सकते हैं, नियॉन हैज 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसकी जो लीस्ट वैलेंसी है वो क्या है, 0। बस इतना लिखना था अपने को आंसर, लेकिन मैं ज्यादा समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। डन, इतना बस काफी है अपने को। ओके, थर्ड क्वेश्चन अपने पास, थर्ड भी पूछा उन्हें, विच इज 15th ग्रुप एलिमेंट पूछा। क्या पूछा, थर्ड बिट में भी क्वेश्चन पूछा टेबल के ऊपर, विच इज 15th ग्रुप एलिमेंट कहते। ठीक है, ग्रुप एलिमेंट कहते। ये जो क्वेश्चन है विच इज 15th ग्रुप एलिमेंट, इसमें से 15th ग्रुप एलिमेंट कौन सा है बोल के पूछ रहा। तो अपने यहाँ पे एक ट्रिक यूज कर ले सकते हैं अपन। क्या है आंसर इसका बोले तो, जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स रहते ना, ग्रुप 15 उसके लिए अपन NS2 NP3 कॉन्फ़िगरेशन रहता लास्ट में। ठीक है, अब ये देखो देखो आप, NS2 लास्ट में NS2 NP3 कॉन्फ़िगरेशन रहता। अब ये टेबल में देखो NS2 लास्ट में किसके पास है ऐसा, NS2 और S2 और P3, मतलब यहाँ पे है किसका है वो, फॉस्फोरस। तो अपना आंसर क्या है, फॉस्फोरस। क्लियर, तो ये ट्रिक आपको याद रहना बस। ग्रुप 15 एलिमेंट को पहचानने का तरीका क्या है, NS2 मतलब 2 और 3, S पे 2 रहना, P पे 3 रहना। तो आंसर क्या हो गया अपना, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। अब सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट क्या है, फोर्थ बिट भी है इसका। अब ये लास्ट वाला है, सिक्स्थ का फोर्थ बिट में क्वेश्चन कैसा पूछा गया टेबल के ऊपर, विच आर इन द सेम पीरियड। इस टेबल के अंदर में से कौन से एलिमेंट्स है जो सेम पीरियड के हैं। तो क्लियरली अपन उसको अपन देखेंगे ना, तो डिपेंड करता है वो पीरियड के ऊपर। बात हो रही पीरियड की, बात हो रही ना, विच आर इन द सेम पीरियड, सेम पीरियड में है सो वाले कौन से हैं बोले तो, पीरियड का मतलब इज इक्वल टू हाईएस्ट शेल नंबर, हाईएस्ट शेल नंबर। तो हाईएस्ट शेल नंबर के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो बेरिलियम और नियॉन जो है ना वो सेकेंड पीरियड में आते, और मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड में आते।
थर्ड पीरियड। इसका मतलब क्या है, मैं ऐसा भी लिख ले सकता हूं, बेरिलियम, नियॉन एंड मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस आर इन सेम पीरियड, सेम पीरियड। तो इस तरीके से सेम पीरियड, सेम पीरियड्स ऐसे लिख ले सकते हैं, ठीक है, डन। तो देखो आप लोग, ये हो गया सेक्शन 2 कंप्लीट। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट है तो वीडियो को 1 से 2, 3, 4 जितने बार आपके अंदर हिम्मत है, जुनून है, उतने बार आपसे बार-बार प्ले करके देखो और कोशिश करो कि आप अगर ये एग्जाम में आया तो आप कैसा कर सकते, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इससे कंप्लीट हो गया यहाँ तक सेक्शन 2। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 का एक वीडियो है और सेक्शन 3 का एक सेपरेट वीडियो है, उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 है, ये अलग-अलग पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दिया उसको। आप क्या करना, सेक्शन 1 पहले देखना, उनको याद कर लेना क्योंकि वो शॉर्ट दिखता है आपको, फिर सेक्शन 2 में जाओ, फिर वो शॉर्ट दिखता है आपको, फिर सेक्शन 3, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। जाने से पहले आपको ये बोल दूँ कि वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो 10th क्लास में हैं। जो 9th में हैं उनको भी बोलो कि ये चैनल को सब्सक्राइब करो बोल के, क्योंकि वो 10th में जब जाएँगे तो उनको भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।